आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग का 4 नंबर का वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बीआर एक्ट 49 साल में जो इम्प्लीमेंट हुआ, इनेक्टमेंट हुआ, और उसके बाद में 2020 और 2025 में जो भी अमेंडमेंट्स आए, तो 2025 तक के अमेंडमेंट्स जो है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट का जो शुरुआत में था, जो कोऑपरेटिव बैंक के लिए लागू किया था, तो सेक्शन 56 बीआर एक्ट अमेंड किया था, और उसको क्या बोलते हैं, बीआर एक्ट एएसीएस, एज अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्यों कि हम सोसाइटी करके पहले रजिस्टर हुए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, और बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक के साथ हुआ, हमें लाइसेंस मिला बैंकिंग का। तो सेक्शन 56 में मेजर क्या था? वो पहला था कि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, सेक्शन 11 में वो आता है। उसके बाद में दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर, ये 2 नंबर का आता है। उसमें सेक्शन 18 आता है बीआर एक्ट का, और सेक्शन 42 आता है आरबीआई एक्ट का। और तीसरा आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 3 मेन थे सेक्शन 19 के अंडर बीआर एक्ट के। ये सेक्शन 56 जब अमेंड हुआ था शुरुआत में कोऑपरेटिव बैंक को लागू करने के लिए, तो ये 3 मेजर चेंजेस थे एज अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें तो लिखा रहता था 56 के। और बाकी के जो बैंक थे उनके लिए बीआर एक्ट अलग था। 56 के सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाद में फिर 2020 में भी अमेंडमेंट्स हुए बीआर एक्ट में, और 2025 में भी हुए। तो हम अभी एज ऑन डेट क्या है इसकी बात करेंगे बीआर एक्ट में। तो सेक्शन 11 जो है, सेक्शन तो वही रहा कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना चाहिए। तो लेटेस्ट के हिसाब से 1 लाख तो भी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल चाहिए अगर बैंकिंग की एक्टिविटी बिजनेस चलाना है। तो इस सेक्शन 11 बताता है, सॉरी सेक्शन 18 जो है वो स्टार्टिंग में सेक्शन 18 जो था वो जो नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी उनके लिए उसमें मेंशन किया था कि इट कैन मेंटेन सीआरआर बाय वे ऑफ कैश विथ इटसेल्फ, खुद के पास कैश रख सकते हैं, या बैलेंस विथ करंट अकाउंट इन आरबीआई या जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो, या नेट करंट अकाउंट बैलेंस विथ एसबीआई एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं वो, और बैलेंस विथ डीसीसी। लेकिन डीसीसी कौन सी चाहिए? जो जिले में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो जिले की डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चाहिए। ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे सेक्शन 18 में। उसके बाद में अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट 2025 में जो आया, सेक्शन 42 में आया, तो उसमें क्या हुआ, ये बहुत जगह आया था ये जो अमेंडमेंट है, कि बहुत सारी चीज़ों में हमको सेकंड फ्राइडे, फोर्थ फ्राइडे, रिपोर्टिंग फ्राइडे ऐसे वर्डिंग आते थे। ये सब वर्डिंग अभी आरबीआई एक्ट जो 2025 में अमेंड हुआ वो सब निकल गए। और उन्होंने क्या किया कि जो पीरियड है महीने का, 1 महीने का पीरियड 2 फोर्टनाइट में डिवाइड किया। पहली फोर्टनाइट है 1 तारीख से 15 तारीख, दोनों इंक्लूसिव। और अगर 15 तारीख छुट्टी है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और सेकंड फोर्टनाइट जो है वो 16 तारीख से मंथ एंड तक। इसमें डेट नहीं है क्योंकि महीना 28 का, 29 का, 30 का, 31 का हो सकता है। इसके लिए सेकंड फोर्टनाइट जिसको बोलते हैं, तो वो 16 तारीख से लेके मंथ एंड तक। और मंथ एंड में अगर छुट्टी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर, तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। ये सब चेंजेस किए सेक्शन 42 में, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी सेक्शन 19 में जो है, सेक्शन 19 में आरबीआई जो है, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग शेयर्स इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हम दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शेयर्स नहीं ले सकते, हम मेंबर्स नहीं हो सकते, उनके सभासद नहीं बन सकते। उसको एक्सेप्शन दिया, जहाँ पर रिजर्व बैंक ने हमें एग्जम्पशन दिया है, हम रख सकते अगर स्पेशल परमिशन दिया है, या स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने हम शेयर्स ले सकते हैं उनके। अभी लेटेस्ट जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आ गया है कि वी कैन कीप इन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अभी अमेंडमेंट आ गया, उनके भी शेयर्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड अलाउंसेस टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। तो उसकी व्याख्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से दी है।
डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को ना हम लोन दे सकते हैं, ना डोनेशन दे सकते हैं। डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, जो फर्म कंपनी में अगर इंटरेस्ट है, तो उनको भी हम लोन या डोनेशन नहीं दे सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 22 सेक्शन 20 यानी सेक्शन 20 के अंदर आता है। सेक्शन 20A क्या है? 20A रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर टू लिमिट। एक तो सेक्शन 20 जो बोलता है कि हम लोन या दे नहीं सकते, लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं लोन के बारे में। और पहले अगर लोन दिए होंगे अमेंडमेंट के पहले के, तो पुराने भी अगर लोन दिए होंगे डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स के, तो हम रिमिट नहीं कर सकते, यानी क्या उनमें छूट नहीं दे सकते, माफ़ी नहीं कर सकते, पूरा के पूरा अमाउंट हमें रिकवर करना पड़ता है। तो ये है। दूसरा है सेक्शन 22 में क्या है कि नो बैंकिंग बाय प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। जो प्राइमरी पत्र संस्था जिसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो बैंकिंग नहीं कर सकती है अनलेस उन्होंने अगर आरबीआई का लाइसेंस लिया है बैंकिंग का, तो फिर वो करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं है लाइसेंस, तो वो बैंकिंग का बिजनेस कर नहीं सकते। सेक्शन 23 क्या बोलता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिहार एक्ट का रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस। यानी हमें कहाँ पर ब्रांच ओपन करनी है, रीजनल ऑफिस ओपन करना है या क्लस्टर ऑफिस ओपन करना है, शिफ्ट करना है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन दी है सेक्शन 23 में। यूसीबीज कांट ओपन ए न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस और चेंज विदाउट परमिशन। हमें परमिशन लेना पड़ता है। उसमें एक्ट में एग्जाम्पशन दिया है, कौन सा कि वही गांव सिटी या देहात में अगर हमें शिफ्ट करना है तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक्ट में बोला है, लेकिन आरबीआई का जो सर्कुलर्स है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हमें फॉलो करने का है। कौन से कंडीशन में हम विदाउट परमिशन कर सकते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। तो आरबीआई टाइम टू टाइम सर्कुलर निकालती है, वो हिसाब से हमें चलना है। सेक्शन 24 जो है, तो सेक्शन 24 डील्स विथ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक कितना कर सकती है? 40%, 40%। आज हमारा 18% है। ये 40% क्या रहता है? डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज़। जो भी बैंक की डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज़ है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 40% एसएलआर में रखने के लिए आरबीआई हमें डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शन दे सकती है। लेकिन आज के डेट में 18% है, और वो एसएलआर हमने नहीं रखा तो 3% का पेनल्टी है। और बैंक रेट अभी जो चल रहा है वो 6.25 है, 6.25 है। तो अमेंडमेंट 25 में क्या आ गया इसके अंदर? पेनल्टी का जो है वो भी आ गया है। और दूसरा जैसा कि अभी पहले बताया कि लास्ट फ्राइडे वगैरह वो सब निकल गए। फर्स्ट फोर्टनाइट, सेकंड फोर्टनाइट, लास्ट वर्किंग डे, और वो छुट्टी हो गई तो प्रीवियस वर्किंग डे, ये सब चेंजेस आ गए हैं। वो बार बार आएगा ये चेंजेस, जहाँ जहाँ पर पहले रिपोर्टिंग फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे आता था, वहाँ सब आएगा ही। और दूसरा चेंज क्या है अमेंडमेंट में? जो पिनल इंटरेस्ट था वो पहले 3% था, अभी जो भी रेट है उसके ऊपर बैंक रेट है उसके ऊपर कितना लगेगा? अभी 5%। और उन्होंने क्या बताया? इट विल बी इंक्रीज, इट शैल बी इंक्रीज, वो बढ़ेगा 5% से अबव बैंक रेट जो 6.25% अभी ऑन ईच शॉर्टफॉल। दिस इज वेरी सीरियस। तो हमें ख्याल में रखने का है कि कोई हालत में हमारा जो एसएलआर का परसेंटेज है वो 18% से या जो भी स्टिपुलेशन है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसमें वो नोट भी दिया है कि हमारे जो बैलेंसेस रहते हैं डीसीसी बैंक में या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, टर्म डिपॉजिट रहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो एसएलआर के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ख्याल में रखने का। सेक्शन 26 के में क्या लिखा है? सेक्शन 26 डील्स विथ अनक्लेम डिपॉजिट। जो डिपॉजिट हमारे पास लोगों के है वो किसने क्लेम करने के लिए नहीं आए, विड्रॉ करने के लिए नहीं आए, तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि हमें एक एनुअल रिटर्न देना पड़ता है। वो एनुअल रिटर्न कब देना पड़ता है? ईयर एंड में। वो कैलेंडर ईयर कब खलास होता है, समाप्त होता है? वो 31 दिसंबर को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो 31 दिसंबर होने के बाद 30 दिन के अंदर हमें रिजर्व बैंक को स्टेटमेंट देना पड़ता है कि 10 साल से ज़्यादा जो डिपॉजिट क्लेम नहीं की
जो लोगों ने, उसका हमें स्टेटमेंट देना पड़ता है रिजर्व बैंक को। वो एसबी, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट कोई भी हो, डिमांड हो या टर्म लाइबिलिटी हो, सबका डिटेल्स हमें 30 दिन के अंदर रिजर्व बैंक को देना पड़ता है। सेक्शन 26 से क्या बोलता है, इसके अंडर DEAF, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये फॉर्म हुआ। कुछ लोग इसको डीफ बोलते हैं, कुछ डेफ बोलते हैं। बेसिकली इट इज डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। वो फंड क्रिएट किया हुआ है BR एक्ट 26A के अंडर, और वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। प्रैक्टिकली हम हर महीने में ट्रांसफ़र करते हैं डीफ में, लेकिन एक्ट क्या बोलता है कि 3 महीने के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो दिस इज एक्ट, लेकिन प्रैक्टिकली RBI का क्या इंस्ट्रक्शन है, मंथ एंड में हमें, मंथ एंड होने के बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो व्हेन डिपॉजिटर्स मेक ए क्लेम, ये डीप के अंदर अगर जिसका पैसा चले गए रिजर्व बैंक के पास, वो कस्टमर आता है तो हमें तुरंत उसको पैसा देना पड़ता है, और उसको ब्याज भी देना पड़ता है। वो ब्याज कितना है, 3.5%, 3.5%। और बाद में फिर बैंक रिफंड क्लेम करती है और बैंक को पैसा मिल जाता है। उसका हमें बराबर रिकॉर्ड, रिकन्सिलेशन रखना पड़ता है। उसके बाद में आता है सेक्शन 27। तो वही बताया कि लास्ट फ्राइडे जो है, या रिपोर्टिंग फ्राइडे, वो सब चेंज हो गए। अभी क्या किया है, फोर्टनाइट, फर्स्ट एंड सेकंड फोर्टनाइट। सो आई विल नॉट रिपीट दैट। सो सेक्शन 29 अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट के बारे में सेक्शन 29 डील करता है, बताता है हमें क्या करना चाहिए। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है कि हमें बैलेंस शीट हमारी जो है, और बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि का अकाउंट, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हमारा कौन सा ईच ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च के बाद हमें ये बनाना पड़ता है। और उसको उन्होंने क्या किया है, जो फॉर्म है वो थर्ड शेड्यूल में दिया है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी दिया है उन्होंने, और वो हमारी जो बैलेंस शीट है हमें पब्लिश करनी पड़ती है। और उसकी बैलेंस शीट के यानी असेट, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी सबकी कॉपीज, 3 कॉपीज हमें RBI को सबमिट करनी पड़ती है 3 महीने के अंदर। तो ये हमें ख्याल रखना पड़ता है सेक्शन 29। प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि हमें रिजर्व बैंक के पहले ही फ़ोन आते हैं कि भाई आपकी फाइनेंस शीट, बैलेंस शीट फाइनलाइज हुई कि नहीं, हमें भेज दो। तो इतनी राह भी कोई देखता नहीं है। सो सेक्शन 30 जो है वो ऑडिट के बारे में बोलता है कि हमारा जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो सेक्शन 29 के हिसाब से हम बनाते हैं। लेकिन RBI को अगर ऐसा लगा कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो बराबर नहीं हुई है, ऑडिट बराबर नहीं हुआ, तो स्पेशल ऑडिट भी बोल सकते हैं वो, या पर्टिकुलर स्क्रूटिनी भी बोल सकते हैं कि इतना पोर्टफोलियो देखो। तो ये सब सेक्शन 30 में आता है ऑडिट का काम, एडिशनल। और उसका खर्चा भी हमें बैंक की तरफ से करना पड़ता है ऑडिट का। तो ये RBI क्यों कहती है ऐसा है, टू प्रोटेक्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट और बैंक्स इंटरेस्ट, ये तीनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए RBI को अगर ऐसा लगा कि हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने जो बैलेंस शीट बनाई है वो बराबर नहीं है, नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, वो एडिशनल ऑडिट भी करवा ले सकते हैं। और उसका खर्चा किसको करना पड़ता है, हमें ही करना पड़ता है, अरे बैंक को ही करना पड़ता है। सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो इंस्पेक्शन के बारे में सब डील करता है। RBI हमारे बैंक का इंस्पेक्शन कभी भी कर सकती है, ऐसे उसकी पीरियडिसिटी वगैरह नहीं है, दैट इज अप टू देम, कब आने का है, कब इंस्पेक्ट करने का है। उस वक्त हमारे डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी है, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन मांगा, जो भी बैंक के जो स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उन्होंने मांगा है, तो हमको तुरंत देना पड़ता है। उन्होंने अगर बोला कि आप शाम को, तो हमें शाम को देना पड़ता है। उन्हें बोला हम कल आएंगे, तब तक ये बुक्स रेडी रखो, हमें देखना है, तो हमें वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या स्टेटमेंट जो भी है वो रेडी रखना पड़ता है। और ये सब होने के बाद RBI का इंस्पेक्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी हमें मिल जाती है। उनके यहाँ जो प्रोसेस रहती है स्क्रूटिनी की होने के बाद हमें RBI इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी मिलती है। आजकल वो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं साथ में। और हमारा जो इंस्पेक्शन होता है वो कौन से बेसिस पे होता है, कैमस बेसिस पे होता है। ठीक है, कैमस बेसिस के साथ ही वो और क्या देखता है, इंस्पेक्शन में क्या क्या कवर करते हैं, सेक्शन 22 के हिसाब से वो देते, 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहली देखते हैं सेक्शन 22 के हिसाब से,
तो जो डिपॉजिटर का पैसा है सेक्शन 22(3)(a) में, वो एज ऑन डेट या आगे चल के नियर फ्यूचर वो वापस कर सकेंगे कि नहीं, जब डिमांड आए डिपॉजिटर्स का वो दे सकते हैं कि है नहीं, बैंक में वो क्षमता है कि नहीं, वो देखेंगे। दूसरा, बैंक जो कंडक्ट कर रहा है, बैंक का मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो चला रहे बैंक, वो कैसे चला रहे, वो बैंक के हित में है कि नहीं, डिपॉजिट के हित में है कि नहीं, वेदर इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, वो देखते हैं। वो अगर होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में वो काम नहीं कर रहे होंगे, डिपॉजिट का इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे होंगे, तो सेक्शन 22(3) में बी में वो लिखते हैं। तीसरा, सेक्शन 22 में क्या लिखते हो, तो बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल है कि नहीं है, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स है, वो बराबर है कि नहीं है। क्योंकि जब बैंक अर्निंग रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, तो ही उसके जो भी एक्सपेंडिचर्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकती है। ये हो गया सेक्शन 22। बाद में सेक्शन 11 में वो क्या देखते हैं इंस्पेक्शन में, उनके पास मिनिमम कैपिटल जो है वो 1 लाख का है कि नहीं है, वो भी देखते हैं। सो इंस्पेक्शन में स्पेशल कमेंट्स है कि इसके बारे में। सेक्शन 35(a) में क्या रहता है, सेक्शन 35(a) के अंडर आईबीसी जो नया एक्ट पास हो गया 2016 में, उसके अंडर वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बैंक को कि आप रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए आप जाइए। या 35(b) में क्या बोल सकते हो, तो जो स्ट्रेस असेट्स है उसके बारे में डायरेक्शन दे सकते हैं। या 35(a)(b)(2) में क्या कर सकते हो कि आरबीआई जो हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर आरबीआई में अपॉइंट और अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी। अभी बम्बई के बहुत बड़ी बैंक है, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे एक कमिटी बिठाई है कि जो बैंक का डे टू डे फंक्शनिंग में ओवरसी करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ द बैंक। क्योंकि दे आरबीआई क्या थे, संतुष्ट नहीं थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उनको उन्होंने बर्खास्त किया और कमेटी के हाथ में दिया। ये एक्शन कौन से अंडर की, यही एक्ट के अंडर की, BR एक्ट 35(a)(b)(2). ये आरबीआई कर सकती है, ये सब काय के लिए करती है रिजर्व बैंक, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है, उनको उनके पैसे मिलना चाहिए, जितने भी रखे वो वापस मिलना चाहिए, बैच के साथ मिलना चाहिए, डिमांड ऑन डिमांड मिलना चाहिए। इसके लिए सब एक्शंस रिजर्व बैंक लेती है। सेक्शन 36(AAA), इसमें क्या कर सकती है, बैंक बोर्ड का अधिक्रमण कर सकती है, यानी सुपरसीड कर सकती है बोर्ड को। इसको बोर्ड इसके कौन से बैंक को, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। यानी ये पहले की बात है, 25 का अमेंडमेंट के पहले की बात है। अगर बैंक का बोर्ड पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, या उसका जो कामकाज की उनका जो जो रीति से वो कामकाज कर रहे हैं, whether if it is not conducted and it is detrimental to the interest of the depositors, तो आरबीआई सुपरसीड कर सकती है बोर्ड को, बीओडी को। या वो अगर यूनिस्टेट बैंक है, एक ही स्टेट में बैंक है, तो इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट वो सुपरसीड कर सकती है। ये पोजीशन था 25 के अमेंडमेंट के पहले का। लेकिन 25 के अमेंडमेंट के बाद अभी आरबीआई को वो भी पावर आ गई, यूनिस्टेट भी होगा तो वो कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 46 पेनल्टीज आता है। तो 46 में पेनल्टीज में क्या आता है, अगर हमने रिजर्व बैंक को कोई इंटेंशनली गलत स्टेटमेंट दिए, मिसलीड करने का हमने कोशिश किया, हमारी बैलेंस शीट हमने गलत किया है, और या कुछ फैक्ट्स जो है वो हमने ओमिशन कमीशन सप्रेशन जिसको बोलते हैं, तो मटेरियल स्टेटमेंट हमारा गलत जा रहा है उसके अंदर, तो आरबीआई ये सेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आरबीआई 3 साल तक पनिशमेंट दे सकती है, या 1 करोड़ तक दंड लगा सकती है, या दोनों कर सकती है। इसीलिए हमारा जो भी फंक्शनिंग वो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, एंड बैलेंस शीट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर पिक्चर बैंक का जो है, ठीक है। और सेक्शन 35 के अंदर हमारे अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर ने अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट अकाउंट मांगते टाइमली नहीं दिया, तो उसमें भी पेनल्टी है। वो पेनल्टी है 20 लाख तक पेनल्टी लगा सकते हो फॉर ईच फॉल्ट। और उसके बाद में ही शैल बी पनिश्ड विद फाइन विथ एक्सटेंड टू 20 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफिस। जितने भी हमने कमिटमेंट मिस्टेक किया है,
मिस्टेक्स कमिट किया है, तो फॉर ईच ऑफेंस 20 लाख, और उसके बाद में हमने स्टिल भी रिफ्यूज़ किया है तो 50,000 रुपये पर डे हम बैंक को फाइन लग सकता है। तो इतना स्ट्रिक्ट है ये। सेक्शन 46 ए क्या बोलता है? हमारे जो चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉइज़ है, ये सब पब्लिक सर्वेंट है। ये काय के अंडर आता है? आईपीसी जो है 1860 का जो ऑफिस है, चैप्टर 9 में ही आता है कि बैंक के डायरेक्टर से लेके सब एम्प्लॉयज़ तक सब लोग जो काम करते हैं बैंक में, वो पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन क्या दिया है आईपीसी में? ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और इलेक्टेड टू द पब्लिक ऑफिस। तो इसके पब्लिक सर्वेंट के जो भी आईपीसी के कलम है वो हमें लागू पड़ते हैं, ये ख्याल में रखिए। सेक्शन 47 ए, आरबीआई को पेनल्टी लगाने के लिए पावर दिया है सेक्शन 47 ए में। वो क्या बोलता है? ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ तक बैंक को पेनल्टी लग सकती है, आरबीआई पेनल्टी लगा सकती है। और ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन विल बी, जो भी हमारी गलती है उसका ट्वाइस, दुगना पेनल्टी लगाएगी आरबीआई। उनका चॉइस है क्या करना है क्या नहीं। और अगर जो डिफ़ॉल्ट हमने किया, जो गलती हमने किया, वो अगर कंटिन्यू रही, उसको हमने रेक्टिफाई नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया आरबीआई का, तो 1 लाख पर डे तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें पेनल्टी लगा सकती है। अभी हम बीआर एक्ट 2020 में क्या क्या अमेंडमेंट हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है एक्ट नॉट टू अप्लाई फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, या स्टेट लेवल के जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है उनके लिए लागू नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो आरबीआई बता सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या होना चाहिए, वो बताएं। उसका मैक्सिमम वन टाइम टेन्योर क्या होगा ये भी बताएं। एक्ट में 2020 के एक्ट में वो 8 साल का कॉन्जिक्यूटिव 8 ईयर्स है, और 2025 में जो हुआ अमेंडमेंट वो 10 साल का कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है, कॉन्जिक्यूटिव 10 ईयर्स, जो टेन्योर बोलते हैं डायरेक्ट में, वो बताए। उसके बाद में बोर्ड में 2020 के अमेंडमेंट में 51%, 51% जो डायरेक्टर्स है वो कैसे चाहिए? दे शुड हैव नॉलेज, उनको ज्ञान चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए पर्टिकुलर फील्ड का, वो भी उन्होंने डिफाइन किया, आरबीआई के सर्कुलर में है वो। तो ये एक्ट में तीसरा और क्या बताया उन्होंने? रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल टाइम डायरेक्टर्स, अगर हमारे यहाँ डायरेक्टर है तो दूसरे तरफ वो डायरेक्टर नहीं हो सकते जहाँ पर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उसके बाद में हमारे जो चेयरमैन है या सीईओ है, उनका अपॉइंटमेंट आरबीआई अप्रूव करेगा। ये इसके अंदर आया, अपॉइंटमेंट जो होगा वो आरबीआई विल अप्रूव। उसके बाद में हमारे अपना जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, उसको उन्होंने सहूलत दिया है कैपिटल बढ़ाने के लिए, ऑगमेंटेशन ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, कि कैपिटल ग्रोथ के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें परमिशन दिए, जिसको हम इक्विटी बोलेंगे, या प्रेफरेंस स्पेशल शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब सब्जेक्ट टू आरबीआई कंडीशंस। उसके लिए अलग अलग आरबीआई ने सर्कुलर्स भी निकाले हैं। लेकिन इफ़ यू फॉलो, हम अगर उनको फॉलो करते हैं कंडीशंस को, तो वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो ये नया एवेन्यू आरबीआई ने हमारे लिए ओपन किया है। तो दूसरा उन्होंने बताया कि कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं हो सकते, एक बैंक में डायरेक्टर तो दूसरे बैंक में हम डायरेक्टर नहीं रख सकते हमारे, तो कॉमन डायरेक्टरशिप उन्होंने नहीं बताया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एट पार विथ कंपनीज, जो डायरेक्टर्स हुआ या उनके रिलेटिव्स है, कंपनी एक्ट में जो बताया वो डेफिनेशन लिया है उनके रिलेटिव की, और उन्हें हम ना लोन दे सकते हैं, या जो कंपनीज में या फर्स्ट में उनको इंटरेस्ट, उनको डोनेशन भी नहीं दे सकते बैंक पे, रिस्ट्रिक्शंस डाला है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी उन्होंने प्रोसेस दिया है अपॉइंटमेंट का, दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले नहीं था, अभी ये अमेंडमेंट के बाद आया है। और हमें हमारी जो बैलेंस शीट है ऑडिटेड, वो हमें 3 महीने के अंदर सबमिट करना पड़ता है। और आरबीआई को अभी पावर्स है अमेंडमेंट के बाद 2020 के, ये वो चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं, एमडी सीईओ को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, या मैनेजमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स है उसमें किसी को भी हटा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में और अमेंडमेंट में ये तो इंडिविजुअल हो गया, चेयरमैन, एमडी, सीईओ, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। लेकिन पूरा के पूरा बोर्ड वो बर्खास्त कर सकते, सुपरसीड कर सकते हैं। तो ये पहले जो था कि सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो यूनिट स्टेट है, एक ही स्टेट में काम करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद वो काम करते थे। अभी वो खत्म हो गया। अभी आरबीआई की पूरी पावर है, कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट हो, यूनिट स्टेट हो, दे कैन सुपरसीड बोर्ड। उसके बाद में समापन बैंक का वाइंडिंग अप, तो हाई कोर्ट के थ्रू आरबीआई कर सकती है, कोई भी बैंक की वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद में आरबीआई वॉलेंट्री अमालगमेशन मर्जर, वीक बैंक है, डी ग्रेड में बैंक चल रही है, डिफॉल्ट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डाउट है आरबीआई को, तो वॉलेंट्री यानी आप खुद होके कोई बैंक में मर्ज करो ये बोल सकती है, या अगर हमें वो सामने के बैंक नहीं सुना तो कंपलसरी भी अमालगमेशन में कर सकती है। लेकिन उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए कंपलसरी अमालगमेशन के लिए। उसके बाद में आरबीआई को कुछ नोटिफिकेशन का भी अमेंडमेंट में पावर दिया है। तो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट बैंक और क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए सर्टेन सेक्शंस कौन से लागू हो गए, कौन से नहीं लागू हो गए, वो भी सब उन्होंने पावर्स दिया है आरबीआई को। फॉर एग्जांपल टीयर 1 बैंक के लिए कुछ एग्जाम्पशन दिया आरबीआई ने, सबके तरीका नहीं है, तो वो एग्जाम्पशन की पावर आरबीआई को दी है, वो नोटिफाई करते हैं, आरबीआई का सर्कुलर आता है। या सैलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव बैंक जो है, उनके लिए थोड़े अलग नियम है, डायरेक्टर के लिए, लोन्स के लिए। तो ये जो है पावर्स आरबीआई को नोटिफाई करके एंड सर्कुलर हमारे लिए इशू करते हैं, और वो एग्जाम्पशन दे सकते हैं वो। बीआर एक्ट 2025 में कुछ और अमेंडमेंट्स आए। तो ये पहले बताया कि पहले जो रिपोर्टिंग फ्राइडेज, अल्टरनेट फ्राइडेज, जो भी लैंग्वेज थी वो सब फिनिश हो गई। अभी 2 ही फोर्टनाइट है, पहली 1 से 15, दूसरी 16 से मंथ एंड, और अगर छुट्टी होगी एंड में तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। ये अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, वो कौन सा है? नॉमिनेशन। पहले नॉमिनेशन के जो रूल्स थे वो टोटली चेंज हो गए अभी, तो ये इसके तरफ ज़्यादा ख्याल देना चाहिए हमने। तो उन्होंने क्या किया कि नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 45ZA अमेंडमेंट क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन नाउ इट विल बी, पहले हम नॉमिनेशन इंडिविजुअल को देते थे, अभी एक या उससे ज़्यादा लोगों को हम नॉमिनेशन दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना? एक से ज़्यादा यानी कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का हम नॉमिनेशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का जो नॉमिनेशन है, उसके लिए उन्होंने दो कंडीशंस डाली है। पहली, नॉमिनेशन कैन बी सक्सेसिवली, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको बोलेंगे हम सक्सेसिवली। और दूसरा साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, 1 2 3 4। तो नॉमिनेशन सक्सेसिव यानी क्रमिक, यानी सीरियली आएगा। अभी फॉर एग्जांपल हम 4 भाई है, ABCD, हमारे पिताजी का 1 लाख का डिपॉजिट है, तो उन्होंने सक्सेसिवली बोला है कि पहला नाम, दूसरा, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीसरा डी। अभी क्या होगा कि पिताजी मेरे गुजरने के बाद जो पहला ए में है वो नॉमिनी रहेगा, लेकिन ए वाला अगर पहले गुजर गया, पिताजी गुजर जाने के पहले, तो ए का नॉमिनेशन बर्खास्त होगा, बी को मिलेगा क्रमिक में। ए भी गए तो सी को मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रमिक, सक्सेसिवली। तो 4 नाम दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिपॉजिट है उसके डेथ के बाद पहला नॉमिनी अगर एक्सपायर होगा ऑलरेडी, तो दूसरे को मिलता है। पहले 2 गए तो तीसरे को मिलेगा, और ऊपर के तीनों गए तो चौथे को मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। और दूसरा दूसरा मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियसली, यानी हम 4 भाई है, सेम केस हम लेंगे, लेकिन 4 भाई में हमारा 1 लाख का डिपॉजिट है पिताजी का, तो बोल सकते हैं कि 1 लाख में से 25% ए को, 20% बी को, सी को 10%, बाकी का जो परसेंटेज बचा हुआ वो डी को, ये वो दे सकते हैं। यानी चारों के चारों भाइयों को जो डिपॉजिटर का डेथ होने के बाद परसेंटेज में मिल सकता है, वो परसेंटेज में बोलना पड़ता है। सो ये इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट। इसमें और एक चीज़ ख्याल में रखना चाहिए कि सक्सेसिव साइमल्टेनियसली में क्या होगा, अगर
4 लोगों के नाम दिए, परसेंटेज में बताया, लेकिन 4 जो नॉमिनेशन थे उसमें का अगर कोई एक्सपायर हो गया है, गुजर गया, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी के जो नॉमिनेशंस जो जिंदा है उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इन केस ऑफ नॉमिनेशन। दूसरा है कि हमें बहुत इश्यूज आते थे, पर्टिकुलरली ओल्ड जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, कि पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, डिविडेंड नहीं, उनके अकाउंट के डिटेल्स नहीं, केवाईसी नहीं, वगैरह वगैरह। तो उनके शेयर का अमाउंट का क्या करने का है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने इनिशियल शेयर 10 रुपये 50 रुपये थे, वो 100,000 के, वो भी नहीं वो भरते थे। अभी उन्होंने क्या किया कि हमारा जो डिविडेंड जो रूल था उसमें अभी उन्होंने जो शेयर्स है वो भी ऐड किया है। तो ये जो अगर अनक्लेम रहा 7 साल तक, तो हमें इधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ये सब अमाउंट अभी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर डिविडेंड भी नहीं लिया, क्लेम भी नहीं आया, और केवाईसी भी नहीं है, कुछ आता पता नहीं है, ट्रेस भी नहीं हो रहे, तो ऐसे जो अमाउंट है वी कैन ट्रांसफ़र इट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो मनी है वर्ड यूज़ किया, इट इज़ नॉट डिविडेंड मनी। सो इसके लिए अभी हमारा जो शेयर्स के जो पैसे पड़े थे हमारे पास, एक इशू रहता था, वो अभी ये अमेंडमेंट के बाद अभी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद में बेनिफिशियल इंटरेस्ट के डेफिनेशन अमेंडमेंट में उन्होंने चेंज की है। तो अभी नई डेफिनेशन जो क्या है, अभी 5 लाख और 2 करोड़, पहले 5 लाख थी, अभी 5 लाख से जो अमाउंट है वो 2 करोड़ की, और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस। यानी बेनिफिशियल इंटरेस्ट पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स के बारे में अगर आता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर होगा तो उनको हम लोन या नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल। तो एक आधी लिस्टेड कंपनी में कोई डायरेक्टर्स के शेयर्स है, तो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि नहीं हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर उसके पास 2 करोड़ तक का पैसे है, या वो कंपनी के पेड अप कैपिटल के 10% तक अगर उसका इंटरेस्ट है, शेयर्स है उसके पास, तो उसको हम कहेंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो अभी पहले जो लिमिट थी वो 5 लाख थी, अभी कितनी हो गई वो 2 करोड़। सो आइदर 2 करोड़ और 10% विच इज लेस, अगर उसका इंटरेस्ट है वो कंपनी में, तो वी कैन कॉल इट उनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, नहीं तो नॉर्मल है। ठीक है ना? अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टर्स टेन्योर। 2020 के टेन्योर में 8 साल का कॉन्जिक्यूटिव 8 ईयर से डाला था। अभी 2025 के जो अमेंडमेंट है उसके अंदर लिया है, डायरेक्टर शॉल नॉट होल्ड ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड एक्सेडिंग 10 ईयर्स। तो ये बहुत कंटेंशियस इशू है। अभी ये प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है, इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। अभी लेकिन जो वर्डिंग है पहला भी अमेंडमेंट का था, उसके पहले भी मल्टी स्टेट के चेयरमैन के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो था, पर आज भी ये 25 में उन्होंने लिखा है कि डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स। सो ये कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि 10 साल के बाद एक टेन्योर, एक टर्म का गैप जाएगा, उसके बाद में डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। और प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव उसके लिए और 10 साल के बाद अगेन एलिजिबल होते कि नहीं, इसके लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर की राह देखेंगे। एज ऑन डेट जब मैं बात कर रहा हूँ, आज तक तो कोई सर्कुलर आया नहीं है, तो इसके बारे में सबको क्यूरियोसिटी अभी क्या आ रहा है करके। तो क्योंकि ये जो है अमेंडमेंट, इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट सेक्टर के ऊपर आने वाला है। सो लेट अस वेट, आरबीआई का सर्कुलर तक हम राह देखेंगे। सो बीआर एक्ट इम्पोर्टेंट जो उसके सेक्शंस है, 2020 के अमेंडमेंट और 2025 के अमेंडमेंट हमने कवर